Am I audible? आई होप कि मुझे उम्मीद है कि सब लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। मेरी आवाज़ आ रही है साथियों? ओके। अभी चूंकि मुझे बताया गया कि मोबाइल से ज्वाइन कीजिए करके, इसीलिए हो सकता है कि क्वालिटी में चित्रों की और आवाज़ की गुणवत्ता में कुछ कमोबेश कुछ कम ज़्यादा होगा, तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा। साथियों जय भीम। और ये थोड़ा सा टेक्निकल हिकअप के कारण, मेरा टेक्निकल नॉलेज उतना कम होने के कारण ये थोड़ा सा 5-7 मिनट उसमें गए। और सर्वजीत भाई का थैंक यू कि उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं अभी आपको दिख रहा हूँ। साथियों जय भीम, नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आजू बाजू में जो भी आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट जो लोग होंगे और जो जिनको ज़रूरत है होगी, उन सब लोगों की आप इस महामारी के पीरियड में मदद कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि इस पूरे पृथ्वी पर, पूरे संसार में कोरोना नाम का जो विषाणु है वो अपनी हुकुमशाही स्थापित करने में, पूरे अस्तित्व के ऊपर, मानव जाति के अस्तित्व के ऊपर अपनी हुकुमशाही स्थापित करने में लगा हुआ है। तो दूसरे तरफ हम सब इंसान हैं जो उस अस्तित्व में अपने प्रतिनिधित्व को खोज रहे हैं, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने लेवल पे संघर्ष कर रहे होंगे। साथियों आज का जो विषय है, प्रभावशाली एवं समावेशक प्रतिनिधित्व का अभाव, यानी हुकुमशाही को न्योता देना है। मुझे उम्मीद है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप लोगों में से बहुतायत लोगों को इस विषय की जानकारी होगी, इस विषय के बारे में आपको आप संवेदनशील होंगे, इसके प्रति आपकी जागरूकता होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे इस लाइव शो को देखते हुए कई हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता होंगे और उनको भी इस विषय की जानकारी अवश्य होगी। लेकिन साथियों असली मुद्दा इस जानकारी का सिर्फ होना यह नहीं है। हमारा सबसे और इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है, यह असली मुद्दा है, वो ये है कि इसको किस तरीके से, जो भी प्रतिनिधित्व है उसको किस तरीके से प्रभावहीन किया जा सकता है, या किया जा रहा है, या सही में ऐसा हो रहा है क्या, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। और इसीलिए उन मैकेनिज्म्स को जानना, उन यंत्रणाओं को जानना जो कि प्रतिनिधित्व के आगे के स्कोप को रोकती होगी, या एग्जिस्टेंस में, अभी अस्तित्व में जो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, जिसकी विवेचना हम करेंगे, इन अभी अस्तित्व में होने वाले प्रतिनिधित्व और आगे आने वाले प्रतिनिधित्व की जो संभावना है, उसको अगर कुटराघात करने वाली जो यंत्रणा है उसके बारे में जानना, वो किस तरीके से न्यूआंस तरीके से प्रस्थापित की जाती है, वो किस तरीके से इजाद में लाई जाती है, इसके बारे में जानकारी रखना अति महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों को पता है कि हमारे देश में 1950 के बाद में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक जो क्रांति जिन महापुरुषों ने की है, उन सभी महापुरुषों के बदौलत हमको भारत के संविधान नाम का एक दस्तावेज प्राप्त हुआ है। और इस दस्तावेज के माध्यम से हमारे महापुरुषों
ने जो आंदोलन चलाए, उनके जो विचार थे, उन विचारों के माध्यम से जो चेतना निर्माण हुई, उसके माध्यम से ये संविधान का निर्माण किया गया। लेकिन साथियों, ये संविधान जो बनाया गया है, जिसके माध्यम से प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान किया गया है, उसके पीछे में जो आंदोलन चले, उसके पीछे में जो क्रांतियां चली, वो क्रांतियां आखिर किस लिए थी? वो क्रांतियां इसलिए थी कि जो समाज, जो मार्जिनलाइज क्लासेस सोई हुई है, उनको जागरूकता नहीं है, उनके अंदर में जागरूकता लाई जाए और उस जागरूकता के आधार पर, उस जागरूकता के बेसिस पे उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो प्रतिनिधित्व में अपनी हिस्सेदारी कर सके। जहां डिसीजन लिया जाता है उनकी जिंदगियों के बारे में, जहां डिसीजन लिया जाता है उनके कम्युनिटीज के बारे में, उनके ग्रुप इंटरेस्ट के बारे में, उन सभी के बारे में जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ये लोग जो है वो भागीदारी से उसमें उपस्थित हो, इसके लिए यह सारा आंदोलन था। और उसी की परिणति है कि हम देखते हैं कि आज जो हमारे देश में जिस तरीके की व्यवस्था की गई है प्रतिनिधित्व की, जिस मात्रा में की गई है, उसका वो नतीजा है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमको उन चीजों को समझना चाहिए जो अभी जो अस्तित्व में तत्कालीन जिस एक्सटेंट में, जिस मात्रा में प्रतिनिधित्व है, उस प्रतिनिधित्व को जिस तरीके से यंत्रणा जिस तरीके से चल सकती है कि इस अस्तित्व में रहने वाले ही इस प्रतिनिधित्व किस तरीके से खत्म किया जाए, और साथ में इस बात के ऊपर यंत्रणा कि आगे आने वाले समय में जो पार्टिसिपेशन हो सकता है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का, जो हाशिए पे रहने वाले जो समाज है, उन लोगों का पार्टिसिपेशन किस तरीके से हो सकता है, इसकी जो संभावना हमारे संविधान में है, तो उसको किस तरीके से न्यूआंस तरीके से, बहुत ही न समझने वाले तरीके से अगर उसकी संभावना दिखती है, तो हमको उसको किस तरीके से समझना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सब लोगों को पता है साथियों कि ये जो विषय है जिसके बारे में अभी उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको जिसको मैंने रखा है, उसमें 3 शब्द अति महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूंगा 4 शब्द अति महत्वपूर्ण है अगर आप गौर करेंगे। और ये चारों शब्द इतने हैं कि उसके ऊपर आप अगर 2-3 दिन भी अगर उसके ऊपर डिस्कस करें तो भी उसमें कम है। क्या है कि हमको चाहिए प्रभावशाली प्रतिनिधित्व, दूसरा क्या चाहिए हमको, समावेशक प्रतिनिधित्व, और फिर प्रतिनिधित्व, और उसके बाद में है हुकुमशाही। तो साथियों, हमारा यह कहना है कि अगर थ्योरेटिकली मान लिया जाए, एकेडमिकली यह मान लिया जाए कि अगर हमको प्रभावशाली और समावेशक प्रतिनिधित्व अगर नहीं मिला है, तो इसकी पूरे चांसेस है कि जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज है, जो हुकुमशाही वाली जो प्रवृत्तियां है, वह किसी एक विशेष समूह के पास में कंसंट्रेशन ऑफ पावर होने के कारण यह टेंडेंसीज, ये ह्यूमन टेंडेंसीज का स्वभाव ही है। और ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा चलते आ रहा है कि अगर कुछ चुनिंदा समूह के पास में या चुनिंदा लोगों के पास में ही सारा का सारा अगर शक्ति हो, तो वह हुकुमशाही में तब्दील होने में वक्त नहीं लगता। हालांकि आपको उसका क्लियर सिग्नल नहीं मिलेगा, उसका प्राइमा फेसी अपीयरेंस नहीं दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि ये हुकुमशाही है करके, लेकिन इस तरीके से वो इजाद यंत्रणा की जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हुकुमशाही है। पूरा लोकतंत्र का ढांचा बना हुआ दिखाई देगा, सारी की सारी यंत्रणा जो संविधान में दी गई है वो अपने आप में जैसी है वैसी दिखाई देगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से हुकुमशाही की जो यंत्रणा है धीरे धीरे आगे बढ़ाई जा रही है। और इसीलिए हमको प्रभावशाली और समावेशक प्रतिनिधित्व अति महत्वपूर्ण है, ताकि इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं जो हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती और हमको समझना पड़ता है, रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ता है। और इसीलिए हमको यह भी समझना जरूरी है कि प्रभावशाली प्रतिनिधित्व क्या और समावेशक प्रतिनिधित्व क्या। तो अगर जरूरी नहीं है कि समावेशक प्रतिनिधित्व हो तो वो प्रभावशाली भी हो। आप यह देख सकते हैं, तमाम संसार के मुल्कों में देख सकते हैं कि अलग अलग ग्रुप को, अलग अलग सामाजिक समुदायों को मेनस्ट्रीम में जोड़ने के लिए अलग अलग यंत्रणा बनाई गई है। और उसके माध्यम से सभी ग्रुप्स जो होते हैं किसी समाज में, किसी कंट्री में, किसी ह्यूमन सोसाइटी में,
उनको इस पटल पे लाने के लिए अलग अलग तरीके से यंत्रणा की जाती है। लेकिन साथियों, अगर मान के चलो ये सर्व समावेशक या समावेशक जिसको कहेंगे तथाकथित, अगर ये लोग आ जाए तो जरूरी नहीं है कि इनका प्रतिनिधित्व या इनकी जो पार्टिसिपेशन है वो प्रभावशाली हो। प्रभावशाली का मतलब यह है कि आपकी उपस्थिति वहां है डिसीजन मेकिंग में, आप वहां उपस्थित हो, लेकिन अगर आपकी बात वहां सुनी नहीं जाती है, आपकी बात का कोई परिवर्तन पॉलिसी में नहीं होता है, आप जो कह रहे हो उसके ऊपर निर्णय में समाविष्ट नहीं किया जाता, आपकी बात को मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि आपका प्रतिनिधित्व या आपकी उपस्थिति प्रभावशाली नहीं है, आपका पार्टिसिपेशन इफेक्टिव नहीं है। आपका पार्टिसिपेशन तब इफेक्टिव हो सकता है जब आपके इंटरेस्ट की बात आप कह पा रहे हो। पहली चीज तो हमको यही समझना पड़ेगा कि जिस पटल पे, जिस निर्णय लेने के पटल पे, प्लेटफॉर्म पर आप जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपने जिन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, सो कॉल्ड प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो उन लोगों की बात आप सबसे पहले तो कर पा रहे हो क्या? और अगर कर पा रहे हो तो क्या उन बातों का समावेश पॉलिसी मेकिंग में किया जा रहा है क्या? उन बातों में किया जा रहा है क्या जिनके आधार पर आपके और आपके ग्रुप या ऐसे तमाम जो समुदाय हैं उनके लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है, क्या उनके लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं उन निर्णयों में आपकी बात है क्या? यह है प्रभावशाली प्रतिनिधित्व। आप सब लोगों को पता होगा कि अगर इस प्रतिनिधित्व को देखा जाए तो मोटे तौर पर इसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए। दो कैटेगरीज में क्या है? दो कैटेगरीज ऐसी है, एक हुआ आपका, मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ये चीजें, बहुत सी चीजें पता है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तो ये इसका कुछ रिपीटेशन होना जरूरी है। एक डायमेंशन है आपकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व, और उसका जो दूसरा डायमेंशन है वो है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आपका प्रतिनिधित्व। अगर आप राजनीतिक प्रतिनिधित्व आपको मिल गया, लेकिन अगर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, इसका मतलब यह हुआ, दूसरा कहने का मतलब जो बाबा साहब के शब्दों में अगर हम बोले तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ गई जितने एक्सटेंट तक आनी थी या जो भी है, लेकिन अगर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं आई तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो रिलेवेंस है, उसका जो महत्व है वो नहीं रहेगा। और इसीलिए इस संविधान के माध्यम से और हमारे महापुरुषों के बदौलत जो मैकेनिज्म जो तैयार की गई है, एक तरफ राजनीतिक प्रतिनिधित्व है तो दूसरे तरफ उसको सपोर्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म तैयार की गई है उसका नाम है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी प्रतिनिधित्व। अब अगर आप देखेंगे ये क्यों किया गया, वो इसीलिए किया गया क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अर्थात आपका एक वोट और आपका एक वैल्यू। लेकिन मान के चलिए जिन लोगों के पास में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हुकूमत है, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उनका डोमिनेंस है, और अगर उस डोमिनेंस के बदौलत वह अपना एक वोट का वैल्यू हजारों वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंतर्गत या राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत जो एक वोट और एक वैल्यू की बात की जाती है वो निरर्थक और इररिलेवेंट हो जाती है। और इसीलिए सामाजिक और आर्थिक प्लेटफॉर्म को मजबूत करना यह अति महत्वपूर्ण है। अगर इस क्षेत्र को मजबूत न किया जाए, इस क्षेत्र में उन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को प्रतिनिधित्व न दिया जाए, इन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उन लोगों को हिस्सेदारी न दी जाए जो अभी तक बिल्कुल मार्जिनलाइज कंडीशन में रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मान के चलिए कि राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है वह प्रभावशाली नहीं हो सकता। वो प्रभावशाली नहीं हो सकता क्योंकि ये जो लोग हैं उस राजनीतिक प्रतिनिधित्व को गुलाम बना सकते हैं, उसको प्रभावहीन बना सकते हैं, और आप का जो भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के कारण जो किया गया है उसको निस्तेज किया जा सकता है। आप सब लोगों को पता है कि गवर्नमेंट नौकरियों के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से हम देखते हैं
कि इन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उन सभी समुदायों को, ऐसे सभी लोगों को जो कि हाशिए पे रहे हैं अभी तक पूरे इतिहास में, उन लोगों को पटल पे या इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की गई। और उसी के माध्यम से आप देखोगे तो आप ये देखोगे उसमें कि इन लोगों ने उसके माध्यम से कुछ हद तक प्रोग्रेस की। जैसे कि मिसाल के तौर पे मुझे लेके चलो, कुछ हद तक इस प्रावधान के कारण हमको नौकरियां प्राप्त हुई। उन वर्गों को जो अभी तक हाशिए पे थे, उन लोगों को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में आने का मौका मिला। और इसके बदलक उनकी कुछ हद तक अगर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अगर प्रगति होती है तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में भी अब वो अपना अस्तित्व देखे और अपने प्रतिनिधित्व को प्रभावशाली बनाए। और इसी का नतीजा है कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आपका प्लेटफॉर्म अच्छा होना जरूरी है। और उसी के कारण आप देखेंगे कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व आपका मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व अगर प्रभावशाली नहीं रहा तो फिर ऐसी स्थिति में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो नीतियां बनने वाली है, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आपकी स्थिति जो मजबूत करने वाली जो पॉलिसीज है, हो सकता है वह न बने। और इसी का नतीजा आप देखेंगे कि जो लोग या जो वर्ग इस सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिलने के जो अवसर थे, वो पॉलिसीज अगर नहीं बन रही है, उनके सामने अगर रोड़ा पैदा कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ये जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया गया है उसका भी कोई नतीजा नहीं होता है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में। इसका मतलब यह हुआ कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जो आपका प्रतिनिधित्व है वो इंटरलिंक्ड है, वो एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। और आज की पूंजीवादी व्यवस्था में जब हम पूरे ग्लोबलाइजेशन के इस युग में दूसरे इकोनॉमीज के साथ में जुड़ रहे हैं, दूसरे कंट्रीज के साथ में जुड़ रहे हैं और पूंजीवाद का बोलबाला है, ऐसी स्थिति में यह जो लिंक है वो और ही बहुत ही कॉन्टेक्सचुअल हो जाता है, बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। और इसीलिए इस चीज को समझना अति आवश्यक है। साथियों, आप सब लोगों को पता है कि अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अगर हम फोकस में करें तो आपको पता है कि जिस प्रकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमारे जो देश में दिया गया है वो किस तरीके का है। वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है वह जनरल इलेक्टोरेट के माध्यम से दिया गया है, वो टेरिटोरियल इलेक्टोरेट के माध्यम से दिया गया है, वो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से दिया गया है। वो यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर ये देखेंगे तो एक अलग अलग क्षेत्र होते हैं और उस क्षेत्रों के माध्यम से जिनको हम विधानसभा कहते हैं, जिनको हम लोकसभा क्षेत्र कहते हैं, और जो निचले लेवल के या अलग अलग जो विधायिका के जो क्षेत्र है वो बनाए गए हैं। लेकिन इनका आधार क्या है? इनका आधार है टेरिटोरियल एरियाज। इनका आधार है कि एक क्षेत्र और उस क्षेत्र में रहने वाले सारे लोग जो है वो एक अपना प्रतिनिधित्व चुन के देंगे। अब उसमें यह देखा नहीं जाएगा कि कौन से लोग डोमिनेंट लोग हैं और कौन से लोग मार्जिनलाइज्ड है। उसमें यह देखा नहीं जाता है कि किन लोगों का उसमें सही में इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस बात के तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। तवज्जो इस बात के ऊपर दी जाती है कि एक ये जनरल इलेक्टोरेट है और उसके माध्यम से ये जो है वो प्रतिनिधि चुना जाएगा। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि जो लोग हाशिए पे रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़े रहे हैं, एजुकेशनल रूप से पिछड़े रहे हैं, उन लोगों को अपनी भूमिका रिप्रेजेंटेशन में रखने का कोई अवसर नहीं मिल पाता। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी। उनका इसीलिए यह मांग थी कि ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व इस जनरल इलेक्टोरेट की तहत न होते हुए इन जहां पर भी हो, जिस तरीके से हो, इन लोगों के समूह को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, न कि क्षेत्र को, न कि ज्योग्राफिक क्षेत्र को, ताकि इन लोगों का जो प्रतिनिधित्व है इफेक्टिव तरीके से वहां पे हो सके जहां पर डिसीजन लिए जाते हैं, जहां पे उनके लाइफ के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। ऐसी नीतियां बनाई जाती है जो उनके लाइफ को प्रभावित करती है। और इसीलिए साथियों, अभी जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसमें हम देखते हैं कि इस तरीके से अगर इन तमाम जो ग्रुप है उसमें जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हद तक
हमको उस डाइवर्सिटी का, उस विविधता का अभाव दिखता है। क्यों? क्योंकि वो इसीलिए, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, हाइपोथेटिकली, एकेडमिकली अगर आप इसको तर्क में ले जाएंगे तो आपको दिखता है कि जो डोमिनेंट क्लासेस या जो डोमिनेंट कास्ट या जो डोमिनेंट कम्युनिटीज 1950 के पहले जो डोमिनेंस रखती थी, आज भी बहुत कुछ हद तक वही दिखता है। चाहे आप पॉलिटिकल प्रोसेसेस ले लो, चाहे आप सोशल मेनस्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन देख लो, चाहे आप अन्य जितने भी जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेसेस है उसमें देख लो, तो आपको दिखेगा कि उसमें बहुतायत में वही जो डोमिनेंट क्लासेस दिखाई देती है जो पहले भी थी। और यह इसका नतीजा है कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जो थी, जिनको इस सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। और इसी का नतीजा है कि हम देखते हैं कि जो सोशल डाइवर्सिटी आनी चाहिए वो उसमें नहीं है। और इसी का नतीजा है कि जो डिसीजन हम अभी देखते हैं कि जो डिसीजन लिया जाता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, या जो रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं उनमें, या रिप्रेजेंटेटिव जो निर्णय लेते हैं उन लोगों के निर्णय में आप देखेंगे कि कई बार इन कम्युनिटीज का हमको दिखाई नहीं देता प्रतिनिधित्व और उनका डिसीजन। और इसीलिए साथियों, हमको इस चीज को समझना जरूरी है कि ये किस तरीके से सारी चीजें हमको जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से दिखते हुए भी किस तरीके से इस प्रतिनिधित्व को और उसके आने वाली संभावनाओं को किस तरीके से प्रभावित किया जाता है। मैं आपको इसकी 4 डायमेंशंस बताऊंगा और इस 4 डायमेंशंस की माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि क्या हाइपोथेटिकली अगर इस तरीके से हम मान के चलते हैं कि प्रभावशील और समावेशक अगर प्रतिनिधित्व नहीं है, तो क्या हुकुमशाही की टेंडेंसीज बढ़ने लगती हैं। चाहे वो किसी भी मुल्क को ले लो, भारत को ले लो या किसी भी मुल्क को ले लो। लेकिन अब चूंकि हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के संदर्भ में और उसके सामाजिक ताने बाने को जानना अति जरूरी होता है। तो ये जो 4 डायमेंशन है जिसके माध्यम से ये जो प्रतिनिधित्व है, चाहे जिसकी संभावना आगे आने वाले दिनों में हो सकती है वो, और जो अभी वजूद में है वो, उसको किस तरीके से प्रभावहीन करने की मैकेनिज्म चल सकती है हाइपोथेटिकली, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ज्यादा मैं उसको इलेबोरेट न करती हुए आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में समझाने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा कि यह प्रभावहीन किस तरीके से किया जा रहा है, उसका प्रभाव न हो। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये हमारे देश में डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है, हमारे देश में संविधान की मैकेनिज्म के अंतर्गत संसदीय लोकतंत्र की गवर्नमेंट इजाद में की गई है, सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन जो डेमोक्रेटिक जो सब्सटेंस है, डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट है, अगर वही नहीं रहेगी तो पूरा ताना बाना दिखाई देगा, लेकिन उसकी जो भावना ही नहीं रहेगी तो जिस प्रकार का प्रतिनिधित्व हमको दिखना चाहिए, जिस प्रकार की नीतियां बनानी चाहिए, वो दिखेगी ही नहीं। ये हो सकता है कि जो हुकूमत करने वाली जो परंपरागत जो क्लासेस है वो अगर इस तरीके का मैकेनिज्म पैदा करे या इस तरीके का मैकेनिज्म या यंत्रणा निर्माण करे कि ताना बाना भी दिखे और साथ में उसका प्रभाव भी न हो, तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? उनको अपना परपेचुएट करने में डोमिनेंस, इससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर ने काम किया है और उनका कहना है यह है कि उन्होंने अलग अलग मुल्कों के ऊपर काम किया। और ये कौन से मुल्क है? वो मुल्क है जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मौजूद है, वो मुल्क है जिनमें संसदीय लोकतंत्र मौजूद है। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि ये जितने भी मुल्क है जिनके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया, इन मुल्कों में यह दिखाई दिया कि सारा का सारा ताना बाना बुना हुआ है, लेकिन फिर भी वह जिस तरीके से प्रोग्रेस करना चाहिए सामाजिक लोकतंत्र को लाने के लिए, आर्थिक लोकतंत्र को लाने के लिए और प्रभावशील प्रतिनिधित्व पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में लाने के लिए, वो दिखाई नहीं देता। तो उनका क्या कहना है, मैं आपको उनकी 2 लाइन पढ़ के बताना चाहता हूं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अपने अध्ययन के माध्यम से और उस पुस्तक का नाम है हाउ डेमोक्रेसीज डाई, यानी जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उनकी मृत्यु कैसे होती है, वो किस तरीके से साइड लाइन कर दी जाती है। उनकी 2 लाइन आपको समझ में आएगी, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं।
There are no tanks in the streets. There are no tanks in the streets. Constitutions and other nominally democratic institutions remain in place. जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो सब हमको दिखती हैं. गलियों में कहीं पर भी कोई टैंक्स नहीं दिखता, कोई तोप वगैरह जिस तरीके की स्थिति नहीं दिखती. पीपल स्टिल वोट, लोग वोट कर रहे हैं. इलेक्टेड ऑटोक्रेट्स मेंटेन अ वेन्योर ऑफ डेमोक्रेसी व्हाइल इविसिरेटिंग इट्स सब्सटेंस. यानी कि जो हुकुमशाही वाली जो प्रवृत्तियां हैं वो हमको अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से दिखाई देती हैं और हमको लोकतांत्रिक ताना बाना दिखाई देता है, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है, उसका जो सब्सटेंस है वही निकल जाता है, वही निकल जाता है. और इसका मतलब ही अगर आप संविधान का जो आर्टिकल 32 है उसके बारे में जो बाबा साहब ने बात की थी, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी तरीके से ये है कि डेमोक्रेटिक जो सोल है, डेमोक्रेटिक जो सब्सटेंस है या जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है वो अगर थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका ताना बाना जरूर रहेगा, लेकिन जिस तरीके की पॉलिसीज बननी चाहिए वो पॉलिसीज बनेगी नहीं. तो अगर इस चीज को समझना है तो वो किस तरीके से किया जा सकता है, अलग अलग मुल्कों में वो किस तरीके से किया जा सकता है और भारत के संदर्भ में आप और हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, इसके लिए मैं आपको 4 डायमेंशंस बताना चाहूंगा और उसके बाद में मैं अपने वार्तालाप को खत्म करूंगा. पहला क्या है? पहला यह है कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में स्टेट सोशलिज्म, यानी इसका मतलब यह है कि हमारे रिपब्लिक को सोशलिस्ट यह एडजेक्टिव दिया गया है. हमारा जो रिपब्लिक है या एक गणराज्य है उसके प्रियम्बल में अगर आप देखेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि उसमें हमारा गणतंत्र जो है उसको सामाजिक गणतंत्र कहा गया है, घोषित किया गया है. और उसमें सामाजिक गणतंत्र उसको हम समाजवादी गणतंत्र जो कहते हैं, उसके अलावा आप सब लोगों को पता है कि धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और सार्वभौम, यह एडजेक्टिव जो 4 है वो रिपब्लिक इस गणराज्य के साथ में जोड़े गए हैं. तो अगर पहली डायमेंशन की अगर हम बात करें जिसमें कि हमको समाजवादी गणतंत्र, इसके बारे में अगर बात करें तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर पिछले 20 से 25 वर्षों को अगर मतलब ज्यादा गौर करें, उसके पहले भी हो सकता है, मैं नहीं कहूंगा, आप लोगों का अध्ययन होगा, लेकिन इन 20-25 वर्षों में अगर आप देखें तो आपको यह पता चलेगा कि वह जो समाजवादी गणतंत्र की जो संकल्पना है वो संविधान में जैसे कि वैसे रखी गई है, वो जैसे कि वैसे हैं. और उसके माध्यम से जो योजनाएं बनानी चाहिए, जैसे कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए, उनको कैपेबल बना दिया जाए, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को आप गवर्नमेंट में आरक्षण के माध्यम से उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, एजुकेशन में उनकी जो स्कॉलरशिप है उनको फ्री स्कॉलरशिप दी जाए, और भी ऐसे इस तरीके से जो भी, यानी हमने इस सोशलिस्ट रिपब्लिक इस विशेषण के माध्यम से, इस संकल्पना के माध्यम से जो भी हमने प्रावधान करने की कोशिश की थी वो जैसे कि वैसे है. लेकिन इसके साथ साथ में क्या हुआ कि पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया. तो पूंजीवादी व्यवस्था यानी इसका मतलब क्या है कि देश में जो संसाधन है, देश में जो रिसोर्सेस है, उसका जो बंटवारा है वो कौन करेगा? हमारी इस सोशलिस्ट रिपब्लिक के कारण या सोशलिस्ट रिपब्लिक की संकल्पना के आधार पे क्या कहा गया है कि उसका जो बंटवारा है, उसका जो विवेक है वो स्टेट को दिया जाए, वो राज्य को दिया जाए, वो सरकारों को दिया जाए. लेकिन अगर मान के चलो आप पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हो, उनको फ्री मार्केट दे रहे हो, बाहर की कंपनियों को पूरी खुली छूट दे रहे हो, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जा रही है, मान के चलिए कि लिबरलाइजेशन को और प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिकली जो सोशलिस्ट जो संकल्पना है उसका प्रभाव कम हो जाएगा. अगर मान के चलो आप एक लाइन का प्रभाव, एक लाइन अगर ज्यादा खींच दो, वो जो लिखी हुई भी नहीं है, उसका कोई संकल्पना नहीं है, उसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उसकी पॉलिसी बना बना के उसको इतना ज्यादा चढ़ा दो, तो फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में जो संकल्पना है उसका तो प्रभाव रहेगा नहीं. तो अगर ढांचा वैसे क्या वैसा दिखेगा, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है वो स्पिरिट चली जाएगी. इसका नतीजा और क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले 20-25 वर्षों का अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको यह दिखाई देगा
कि पहले क्या होता था। पहले ये होता था, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि गवर्नमेंट में या स्टेट में सभी जो समूह हैं, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हो, सोशल समूह हो, प्रेशर ग्रुप हो, ट्रेड यूनियंस हो, अलग अलग कम्युनिटीज हो, वो अपना प्रतिनिधित्व वहां पर ले जाने की पूरी कोशिश करती है, और वह हर किसी लोकतांत्रिक देश का यह लक्ष्य नहीं होता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसमें इस बात की तवज्जो देनी पड़ती है कि उसमें संतुलन बना रहे। अब आपने पूंजीवादी व्यवस्था को अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते तो इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो हावी होने लगते हैं, उनकी पॉलिसीज ज्यादा बनेगी, ऐसी पॉलिसीज बनेगी जो बिजनेस इंटरेस्ट को ज्यादा ध्यान दे। और इसका नतीजा ये हुआ कि आप ये देखेंगे कि बहुत सी ऐसी पॉलिसीज बन सकती है जिसमें आप ये देखेंगे कि उनका वर्चस्व ज्यादा दिखेगा। लेकिन पहले ये जो बिजनेस इंटरेस्ट है, यहां बिजनेस इंटरेस्ट पहले पॉलिसीज को प्रभावित करते थे। लेकिन अगर आप राजनीतिक शास्त्र और उसका एकेडमिक डिस्कशन को थोड़ा और आगे ले जाएंगे तो अब आप देखेंगे पिछले 10-12 वर्षों से अब क्या हो रहा है कि ये बिजनेस इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज को प्रभावित नहीं कर रहे, अब ये पॉलिसीज को बना रहे हैं। दे आर मेकिंग द पॉलिसीज देमसेल्व्स आफ्टर एंटरिंग द स्टेट मैकेनिज्म। यह आपको इतिहास दिखेगा। और इसी का नतीजा है कि जो सोशलिस्ट पॉलिसीज बननी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए जिसमें कि ज्यादा सोशल वेलफेयर दिखे, वह पॉलिसीज अब हमको कम दिखती है। ऐसी पॉलिसीज ज्यादा दिखती है जिसमें कि फॉरेन जो प्राइवेट कैपिटल है या पूंजीवाद है उसकी व्यवस्था को ज्यादा तवज्जो मिले, इस तरीके की हमको व्यवस्थाएं दिखती है। और इसी का नतीजा ये हुआ कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज या जो ट्रेडिशनल तरीके से हाशिए पे जो रखी गई कम्युनिटीज है, उनके लिए जो बनने वाली जो पॉलिसीज है ये नहीं दिखती है हमको बनते हुए। कई बार हम अगर इसके एकेडमिक डिस्कशन में जाए तो इसका नतीजा ये हुआ कि अभी अस्तित्व में जो प्रतिनिधित्व आपको दिया गया है रिजर्वेशन की इस मैकेनिज्म के माध्यम से, रिजर्व सीट के माध्यम से, लेकिन अगर इसका प्रभाव पूंजीवाद का ज्यादा हो रहा है और उसके कारण वो पूंजीवाद पॉलिसी मेकिंग में हावी हो रहा है, तो इन लोगों को जो रिजर्व सीट के आधार पे जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो प्रभावित हो गया है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आपका पूरा के पूरा जो क्राफ्ट है, पूरा जो फ्रेमवर्क है वो बना हुआ है, लेकिन हुआ यह है कि आप दूसरे वैल्यूज को, दूसरी संकल्पनाओं को अगर ज्यादा तवज्जो देने लगेंगे तो जो लिखी हुई है, जो प्रोक्लेम्ड है, जो इंश्राइंड की हुई जो संकल्पना है वो धराशायी हो जाएगी। और इसी का नतीजा है कि पहले क्या होता था, पहले यह होता था कि कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स होती थी। कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स का मतलब यह हुआ कि पॉलिटिक्स को कैपिटल या कैपिटलिज्म प्रभावित कर रहा है। अब इसने क्या किया, कैपिटलिज्म ने क्या किया कि पॉलिटिक्स में आने के कारण अब वो क्या कर रहा है कि पॉलिटिकल कैपिटलिज्म कर रहा है। पहले कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स होती थी, अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है पॉलिटिकल कैपिटलिज्म भी हो सकता है। तो ये हो रहा है कि ये दोनों के एक्सचेंजेस के कारण, इन दोनों के डायनेमिक्स के कारण जो प्रतिनिधित्व प्रभावशाली होना चाहिए उस तरीके का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व हमको दिखाई नहीं देता। ये एक हाइपोथेटिकल केस में बोल रहा हूं, आप लोग अपने लेवल पे इसके ऊपर विवेचन कर सकते हैं, इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। आप अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से इसको आप इंटरप्रिटेशन आप इसका लगा सकते हो। और इसी का नतीजा है दोस्तों कि आप देखेंगे कि जो भी प्रावधान अगर प्रतिनिधित्व का दिया गया है, चाहे वो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हो या भी राजनीतिक क्षेत्र में हो, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वह हमको दिखाई नहीं देती। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, मैं एक चीज और आपको जो दूसरा डायमेंशन है वो बताना चाहूंगा। अब मैं आता हूं एग्जिस्टिंग जो प्रतिनिधित्व दिया गया है रिजर्व सीट के माध्यम से, उसको किस तरीके से हाइपोथेटिकली प्रभावहीन किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है। आप सब लोगों को पता है कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने पूना पैक्ट के माध्यम से सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान रखा था, जो बाद में पूना पैक्ट के माध्यम से हमको रिजर्व सीट के रूप में, रिफ्लेक्शन के रूप में आज हमको दिखाई देता है।
आप सब लोगों को पता है कि इसके ऊपर कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाती है कि ना, मतलब लोगों को, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो जानकार जो लोग हैं, लेकिन वो एक विशेष विचारधारा के इन्फ्लुएंस में आने के कारण बिना किसी समतोल विवेक लगाने के अभाव में जानबूझ के इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, इस प्रकार की कंफ्यूजन लोगों में फैलाई जाती है कि रिजर्वेशन रिजर्वेशन 10 साल का था। अरे रिजर्वेशन इस शब्द को छोड़ो, आप प्रतिनिधित्व इस शब्द को पकड़िए। प्रतिनिधित्व हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए, ये हमारा नहीं किसी भी देश का मेन मुद्दा होना चाहिए। अगर हमको डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन करना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो रिप्रेजेंटेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उस प्रतिनिधित्व की जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग हो सकती है। उसमें से एक जो मैकेनिज्म है वो है रिजर्वेशन, जिसको आप आरक्षण के नाम से जानते हैं। अब वो आरक्षित जो सीट है वो आपको आई है किसके? पूना पैक्ट के माध्यम से, जिसको बाद में संविधान के प्रारूप, संविधान के जो प्रावधान है उसके माध्यम से आप और हम सब लोगों के सामने उसको लाया गया। लेकिन प्रॉब्लम उसकी चुनौती क्या है? उसकी चुनौती यह है कि क्या सही में ये जो प्रतिनिधित्व है, क्या निरपेक्ष रूप से इसको देखा जाए, एक ऑब्जेक्टिव तरीके से इसका विश्लेषण किया जाए, तो क्या सही में वो उन लोगों का प्रतिनिधित्व सही में करते हैं? क्या वो सही में उन कम्युनिटीज को या उस ग्रुप्स को, उस सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं सही मायने में, या फिर वो डोमिनेंट जो क्लासेस है जो अभी तक राज करती रही है, पूरा की पूरा उनका डोमिनेंस है, उनके इन्फ्लुएंस में कॉप्ट कर दी जा रही है, एकोमोडेट की जा रही है? ये हमको देखना जरूरी है। और इसी का नतीजा ये होता है कि अगर वो कॉप्टेड हो रही है, वो एकोमोडेट कर दी जा रही है, उनको एक विशेष प्लेस में रख दिया जा रहा है, उनको उनके सोशल ऑर्डर के हिसाब से ही उनका तवज्जो दिया जा रहा है, तो जो डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और आपको इसी का नतीजा है कि आपको यह दिखेगा कि इसमें इंडिविजुअलिस्टिक जो फैक्टर्स है उसको तवज्जो दी जाती है। अब ये इंडिविजुअलिस्टिक फैक्टर क्या है? ये व्यक्तिगत फैक्टर क्या है? व्यक्तिगत फैक्टर ये है कि धनंजय वंजारी अगर मान के चलो आप लोगों के बीच में है और आप ये दिखाई देता है कि धनंजय वंजारी जो है वो एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, या XYZ कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी दिख रहा है उस ग्रुप के पटल पर, तो क्यों ना उसको एकोमोडेट कर दिया जाए, क्यों ना उसको एक पद दिया जाए, वो चाहे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हो, एजुकेशनल क्षेत्र में हो, पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में हो, या कहीं पर भी हो। और ये कोई भारत की बात नहीं है, मैं तमाम अलग क्षेत्रों की भी बात करता हूं, अलग अलग ह्यूमन सोसाइटीज की बात करता हूं। लेकिन अगर इन इंडिविजुअलिस्टिक और प्रोमिनेंट जो फैक्टर्स होते हैं, जो दिखाई देते हैं, इनको अगर कॉप्ट कर लिया जाए, तो अगर हम इनको कॉप्ट कर लेते हैं, इनको एक पद दे देते हैं, इनको एक पोजीशन दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में पूरा के पूरा जो उस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करने वाला जो दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि उन सब लोगों को कॉप्ट कर लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि वहां जो सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव है उस कम्युनिटी का, उस ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन न करते हुए वहां सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करता है, अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उस ग्रुप का, उस समाज का भला नहीं हो पाता। और इसी का नतीजा है कि पूरा फ्रेमवर्क जैसे का वैसा होने के बावजूद भी जो प्रभाव अस्तित्व में होने वाले प्रतिनिधित्व के कारण दिखना चाहिए वो हमको दिखाई नहीं देता। और इसी का नतीजा है कि आज की तारीख में पॉलिटिकल कैपिटलिज्म इतना हावी हो चुका है कि जो प्रतिनिधित्व जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के करने वाले जो कुछ लोग हाइपोथेटिकली अगर हमको दिखाई दे, और अगर वह अपनी लोगों के लिए अपने ग्रुप की पॉलिसी न इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई दे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरा क्या है? दूसरा ये है, सॉरी, तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर ये है साथियों कि अभी जो सोशल डाइवर्सिटी पॉलिटिकल सिस्टम में जो दिखनी चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम में जो दिखनी चाहिए, जो सामाजिक हमारी जो डाइवर्सिटी है वो किसी भी डायमेंशन पे क्यों ना हो, वो अगर नहीं दिखाई देती, तो तीसरा फैक्टर क्या है? उसका क्या है कारण? उसका कारण यह है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि
हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान संशोधन को मंजूरी देता है, संशोधन संशोधन का स्कोप रखता है। आगे आने वाले समय में जो अलग नई नई जो परिस्थितियां होती है, नई परिस्थितियों में हमको नए कानून और नए संशोधन होना चाहिए, इसका स्कोप रखता है। और इसी के कारण अगर मान के चलो उन अलग अलग सोशल डाइवर्सिटीज या अलग अलग समूहों का, और खासकर उन समूह का जिनका प्रतिनिधित्व पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश का संविधान इस बात को तवज्जो देता है कि कुछ ऐसे संशोधन किए जाए, ऐसे कुछ सुधार किए जाए जिसके माध्यम से इन लोगों का प्रतिनिधित्व दिखे। प्रॉब्लम यह है कि अभी अस्तित्व में होने वाले प्रतिनिधित्व को ही अगर प्रभावहीन किया जा रहा है तो नए प्रतिनिधित्व के स्कोप की संभावना किस तरीके से की जा सकती है। और इसी का नतीजा है कि जिस तरीके के राजनीतिक सुधार की बात की जाती है, जिस तरीके के संवैधानिक सुधारों की बात की जाती है, उस प्रकार के संवैधानिक सुधारों की संभावना हमको नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम उसका एकेडमिक विश्लेषण करें, हम उसका एकेडमिक डिस्कशन करें, तो हमको यह दिखाई देता है कि जो राजनीतिक सुधारों की बात बहुत मैंने तो अभी नहीं सुना, मतलब न्यूज़पेपर में और किसी जर्नल में, या उसके ऊपर जो डिस्कशन होना चाहिए, मीडिया में डिस्कशन होना चाहिए, पॉलिटिकल पटल में डिस्कशन होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 15-20 साल के की तो छोड़ो, पिछले कुछ सालों में मैंने वो इसके ऊपर, पिछले 10 सालों में या 5 सालों में मैंने इसके ऊपर, राजनीतिक सुधारों के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं देखा। मैंने टीवी के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं देखा। और इसी का नतीजा है कि आगे आने वाले समय में जो राजनीतिक जो सुधारों की जो संभावना है वो नहीं दिखाई देती। राजनीतिक सुधार क्यों होनी चाहिए? राजनीतिक सुधार इसलिए होना चाहिए कि जो समाज में जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो पॉलिटिकल सिस्टम में भी दिखाई दे ना, तभी तो डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन होगा। सिर्फ और सिर्फ ढांचा रखने से डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन नहीं हो सकता, अपितु समाज में जो डाइवर्सिटी या विविधता है वो पॉलिटिकल सिस्टम में भी दिखे तो प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व और उस तरीके की पॉलिसीज बन सकती है। यह हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स और एकेडमिक एक्सपीरियंस कहता है। और साथ में यह है कि अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं होते हैं तो इसका मतलब यह है कि जैसा स्टेटस को बना हुआ है उस तरीके का स्टेटस को या यथा स्थिति जो है वो बनने लगती है या दिखाई देती है या आगे भी उस तरीके की चलने लगती है। और इसीलिए हमारा देश का जो संविधान जो प्रावधान करता है, जो तवज्जो देता है, जो स्कोप रखता है कि राजनीतिक सुधार करना अति आवश्यक है, ताकि उन लोगों, मैं मान के चल सकता हूं कि हम इस बात के ऊपर एकमत हो सकते हैं कि कुछ कमी हो सकती है, कुछ उसमें सुधार होने की गुंजाइश होनी चाहिए। तो इस तरीके का अगर हम कोशिश करते हैं तो उसमें और डेमोक्रेटिक एलिमेंट या डेमोक्रेटिक तत्व उसमें जुड़ेंगे। और अगर हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं करते, उसकी चर्चा भी नहीं करते, उसके ऊपर डिस्कस ही नहीं करते, तो उसका जो इवोल्यूशन है, उसकी जो डिमांड है वो समाज में आती ही नहीं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में, मुख्य धारा में रहने वाले मीडिया में अलग अलग डिस्कशन के जो पटल है उसमें अगर राजनीतिक सुधारों की बात नहीं की जाती तो जनता उसको भूलने भी लगती है, हम तुम उसको भूलने लगते हैं। और अगर हम भूलने लगेंगे तो वो उसकी बात नहीं होगी, वह मुख्य मुद्दा होगा नहीं, वो राजनीति का मुद्दा नहीं बन सकता है, वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का मुद्दा नहीं बन सकता है। और ऐसी स्थिति में राजनीतिक सुधारों की गुंजाइश कम होने लगती है। और यही नतीजा है कि जिस तरीके का ढांचा होने के बावजूद भी, इतना सुंदर ढांचा होने के बावजूद भी उसकी जो स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं हमको कम दिखाई देने लगती है। और यही कारण है कि हमको इस बात के ऊपर तवज्जो देना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिसके कारण पूरा लोकतांत्रिक ढांचा जैसे कि वैसा किसी भी देश में हो सकता है, लेकिन उसकी स्पिरिट ना हो तो उस तरीके की पॉलिसी नहीं बन सकती। और लोकतंत्र जो है वह सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेटअप तक रहता है, लेकिन उसकी जो डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए उसमें रिफ्लेक्शन वो दिखाई नहीं देता। और इसी का हमको ध्यान रखना चाहिए। चौथा और अति महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो इस फ्रेमवर्क को और ढांचे को जैसे कि वैसा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पिरिट को प्रभावहीन करने की कोशिश करता है, वो चौथा डायमेंशन क्या है? वो है आइडियोलॉजी। राजनीतिक जो विचारधारा है
या पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है वो अलग अलग डायमेंशन की किसी भी तरीके की आइडियोलॉजी क्यों ना हो, वो आइडियोलॉजी को एक स्ट्रेटेजी के रूप में उपयोग करना, यानी आइडियोलॉजी को एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के रूप में उपयोग करना। इसका मतलब यह हुआ कि आप कल्चर के आधार पे एक आइडियोलॉजी निर्माण कर सकते हैं, रिलीजन के आधार पे एक आइडियोलॉजी निर्माण कर सकते हैं, कास्टिज्म के आधार पे एक आइडियोलॉजी निर्माण कर सकते हैं, लैंग्वेज के आधार पे एक आइडियोलॉजी निर्माण कर सकते हैं, और इनके परे एक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे एक आइडियोलॉजी निर्माण कर सकते हैं, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के नाम से जान सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स, हम सब लोग की ये चॉइस है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप कल्चरल और रिलीजियस आइडियोलॉजी को एक स्ट्रेटेजी के रूप में उपयोग करें, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसका नतीजा क्या है? व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ये है उसके कि हम सब जो लोग हैं उस विचारधारा को भक्ति के रूप में देखने की हमारा पूरा के पूरा भावावेश हो जाता है। आइडियोलॉजी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर आधारित न होते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के विचारों पर आधारित न होते हुए, अगर वो कल्चर और रिलीजन के आधार पर आधारित होने लगे, तो फिर हम सब जो लोग हैं वो मंत्रमुग्ध होने लगते हैं। और खासकर अगर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लोग हैं, ये जो स्ट्रेटेजी है जिसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नाम से अगर हम जाने, तो अगर इसमें मंत्रमुग्ध होने लगते हैं, तो फिर हमारे जो असली मुद्दे हैं वो असली मुद्दे हमको दिखाई नहीं देते हैं। वी फॉरगेट दोज इश्यूज। और इसी का नतीजा है कि हमारा जिस तरीके का जो ढांचा है वो होने के बावजूद भी हमारा प्रभावशील प्रतिनिधित्व दिखाई नहीं देता, और न हम उसके लिए रिफॉर्म्स के लिए गुंजाइश देखते हैं। इसका कारण यह है कि जो कल्चरल और रिलीजियस आइडियोलॉजी को एक हथियार के रूप में अगर उपयोग करके लोगों के ऊपर उसका आवरण अगर कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में यह होता है कि लोग हमारे जो सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दे हैं और हमारा जो पार्टिसिपेशन उनमें होना चाहिए, वो पार्टिसिपेशन उतनी मात्रा में नहीं हो पाता, और अगर है भी तो उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि हम पूरे के पूरे इस कल्चर और रिलीजियस आइडियोलॉजी के ऊपर ही मंत्रमुग्ध होके रह जाते हैं। दूसरा और अति महत्वपूर्ण इसका परिणाम यह होता है कि ये आइडियोलॉजी और रिलीजियस आइडियोलॉजी अगर कास्टिज्म के साथ में, अगर गठबंधन के साथ में आपके साथ में पेश कर दी जाती है, जो सोशल हायरार्की है, जो कास्टिज्म के आधार पे जो ग्रेडेड इनइक्वलिटी है, जो सोशल हायरार्की बनी हुई है, विषमता का एक सामाजिक जो व्यवस्था बनी हुई है, उसका और इस रिलीजियस कल्चरल आइडियोलॉजीज का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्टेटस को है, वो जो यथास्थिति है जो हजारों सालों से चल रही है, या जिसमें एक विशेष क्लास का ही जो ज्यादा सा प्रधानता है, तो वो स्टेटस को बना रहता है। वो स्टेटस को के तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, उस हायरार्की के तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जितने भी संगठन बने हुए हैं, उस संगठनों में इस प्रकार का जो ढांचा बना हुआ है, उस स्केलेटन के तरफ, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। और इसी का नतीजा है कि वह जो स्केलेटन है, वह जो फ्रेमवर्क है, वह जो इनइक्वल जो सोशल ऑर्डर है, वो चलते जाता है। और इसी का नतीजा है कि जो प्रतिनिधित्व, ये जो प्रभावशील प्रतिनिधित्व पॉलिटिकल सिस्टम में हमारा होना चाहिए, वह नहीं होता, और हमारी पॉलिसीज जो बननी चाहिए वो बनती हुई नहीं दिखाई देती, उन कम्युनिटीज की पॉलिसीज बनते हुए नहीं दिखाई देती। ऊपर से जो पॉलिसीज बनी हुई हैं, वो पॉलिसीज हो सकता है कि कई मुल्कों में उन पॉलिसीज को प्रभावहीन कर दिया गया हो, या जो प्रावधान कर दिए गए हैं वो प्रावधान भी बराबर इंप्लीमेंटेशन न हो। और इसीलिए साथियों, आप और हम सब लोगों को इस तरीके की जो मैकेनिज्म है वो समझना अति आवश्यक है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का इस मौके पर मैं आपको एक जो सिद्धांत उन्होंने दिया हुआ था कि लोकतंत्र जो है होते हुए भी किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी देश में बन सकती है या नहीं बन सकती है, पिछले मेरे एक लेक्चर में भी मैंने इसके ऊपर कुछ हद तक मैंने उसके ऊपर प्रकाश डाला हुआ था। बाबा साहब ये कहते हैं कि हमारे को स्टेट सोशलिज्म चाहिए, यानी स्टेट सोशलिज्म का मतलब यह है कि राज्य समाजवाद। इसका मतलब यह हुआ कि देश के जो भी संसाधन है वह मार्केट तय नहीं करेगा,
देश के जो संसाधन है उसके ऊपर जो हुकूमत है वो राज्य तय करेगा और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरकारें यानी राज्य करेगी। और साथ में उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मिला दिया जाए यानी संसदीय जो लोकतंत्र मिला दिया जाए, तो इसके कारण हम देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनते हुए दिखाई देगी। लेकिन उसकी उन्होंने बाबा साहब ने ये शर्त ये रखी उन्होंने कि इस जो अपना जो राज्य समाजवाद जो है उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन कर दिया जाए, ताकि कितनी भी मेजोरिटी से कोई सरकार अगर बनती है तो उस जो फंडामेंटल या बेसिक स्ट्रक्चर जो है जो राज्य समाजवाद का उसको किसी भी तरीके से इन्फ्रिंज न किया जाए, उसका वायलेशन न हो। तभी उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि हम अपने देश में एक डेमोक्रेटिक और स्पिरिट रखने वाली कंसोलिडेटेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देख सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है, इसमें एक चुनौती यह है साथियों। चुनौती क्या है? इसमें चुनौती यह है कि मान के चलिए, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, उसमें मान के चलिए कि अगर आपने संविधान में सारी चीजें लिख भी दी गई है, आपने उसमें प्रावधान कर भी लिया गया है, लेकिन अगर मान के चलो हम हुक्मरान हैं, हमारी मंशा ही नहीं है और हमारी कुछ दूसरी मंशा है, तो ऐसी स्थिति में वो जो संविधान में जो लिखा गया है वो लागू नहीं किया जाएगा और वो चीजें लागू की जाएगी जो ट्रेडिशनल तरीके से जो हुक्मरान है और वो अपना आधिपत्य सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी रखना चाहते हैं। तो अगर उन्होंने वो चीजें लागू की जो उनके हेतु की है, उनके प्रतिनिधित्व की ज्यादा है, उनके इंटरेस्ट की ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में यह जो स्टेट सोशलिज्म लिखा होने के बावजूद भी वह शायद उतनी मात्रा में इंप्लीमेंटेशन में होते हुए दिखाई नहीं देगा। और इसी का नतीजा है कि आप देखते हैं कि आज पूंजीवाद का इतना बोलबाला हमारे लाइफ में हो चुका है कि कई मात्रा में हमारे डिस्कोर्स में ये जो समाजवाद का या स्टेट सोशलिज्म का जो बहुत बड़ा जो सिद्धांत जो दिया गया है, जो इफेक्टिव प्रतिनिधित्व को भी सपोर्ट कर सकता है, वो बहुत कुछ हद तक हम देखते हैं कि हमारे डिस्कोर्सेस से भी लुप्त होते जा रहा है, जो इतने बड़ा सिद्धांत डॉक्टर बाबा साहब ने दिया है। तो इसीलिए आप ये देखोगे कि इस तरीके से अगर आप पूंजीवाद को हवा दे रहे हो, पूंजीवादी नीतियों को अगर कोई सिस्टम हवा दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि जो ट्रेडिशनल एलिट्स जो है, ट्रेडिशनल तरीके से जो हुक्मरान बने हुए हैं, उनकी हुकूमत हमेशा चलती रहेगी। वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या किसी भी देश की बात क्यों ना करो, आपको वो ट्रेडिशनल तरीके से स्टेटस को बना हुआ दिखाई देगा। और इसीलिए हम सब लोगों का यह दायित्व बन जाता है कि इन जो न दिखने वाली जो चीजें हैं उसको हमको समझें और इस मैकेनिज्म को समझते हुए हम या वो जो ऐसे जो लोग हैं जो हाशिए पे है, उन लोगों को प्रयास करने चाहिए कि वह इन चीजों को समझे। क्यों? क्योंकि अगर आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपका कोई निर्णय लेने में कोई से ही नहीं है, कोई आपका उसमें कोई महत्व ही नहीं है। और अगर आपका कोई महत्व नहीं है उसमें, देखिए इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि प्रतिनिधित्व का होना कुछ मायने में या आपका पार्टिसिपेशन का होना या आपकी उपस्थिति का ही होना यह गारंटी नहीं देता कि आपका प्रभावशाली प्रतिनिधित्व है। और इसीलिए साथ में यह भी जानना जरूरी है कि हमको वहां पर बोलने का और अपने निर्णय को जो फाइनल निर्णय लिए जाते हैं उसमें समाविष्ट करने का हमको वहां पे हक चाहिए। ये उन सभी कम्युनिटीज को समझना चाहिए जो ये चाहती है, चाहे वो किसी भी देश की कम्युनिटीज क्यों न हो, किसी भी समाज की बात क्यों न हो, उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इस बात को समझे। इसीलिए साथियों, आप और हम सब लोगों को यह समझना पड़ेगा कि those who don't have representation, even if we do have the enshrinement in the constitution to that effect, we may not have the effective say in decision making, and that's why we have to understand this। और इसीलिए उन सारी ऐसे जो लोग जो इस चीज को समझते हैं, हम सब लोगों की और उन सब लोगों की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे डाइवर्सिटी को लाने की हम कोशिश करें और उस कोशिश में ऑर्गेनाइजेशन का बहुत महत्व हो जाता है। और इन ऑर्गेनाइजेशंस को और इतने तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस प्रकार की गतिविधियों में काम कर रहे हैं, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझना पड़ेगा कि वो अपने बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन पैदा करें और जो आपकी जो व्यक्तिगत जो चीजें हैं या आपका जो व्यक्तिगत जो मनमुटाव है वह ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन
हावी न होने दें। आप और सम लोगों को, मैं, और ये चीज मेरे ऊपर भी लागू होती है, तथागत भगवान बुद्ध जो इस संसार के पहले मनोचिकित्सक माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि संसार में अगर सबसे बड़ी चीज, बहुत ही चैलेंजिंग चीज है, आदमी बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा, बहुत बड़ा साहब बन जाएगा, सारी हुकूमत आपके पास में आ जाएगी, कोई यह नहीं है। लेकिन अगर निरपेक्ष तरीके से देखा जाए, ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा जाए, साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, एनालिटिकल तरीके से देखा जाए, तो आपको यह दिखेगा कि सबसे और महत्वपूर्ण जो चीज है, सबसे चैलेंजिंग जो चीज है, वो ये है अपने आप को जानना, अपने अंदर में आने वाले विचारों को जानना। कौन सी चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन को हानि पहुंचा सकती है, कौन सी ये चीज है आपकी व्यक्तिगत चीज जो ऑर्गेनाइजेशन को हानि पहुंचा सकती है, विचारों को हानि पहुंचा सकती है। इसको देखने का काम आपको और हमको व्यक्तिगत रूप से अपने अंदर झांकने से ही पता चल सकता है, वो कोई नहीं बताएगा। और इतनी इतनी ईमानदारी हमको रखनी ही पड़ेगी उन तमाम लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इस चीज को गार्ड बांध के रख लेना ही पड़ेगा, तभी एक जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन इस डाइवर्सिटी को लाने के लिए, इस राजनीतिक प्रतिनिधित्व लाने के लिए अलग अलग लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनको इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा इस ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन, ये कोऑर्डिनेशन विद इन द ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी कोऑर्डिनेशन में इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। साथ में मैं आपको इस मौके पर एक और चीज बताना चाहूंगा जो इस प्रभावशाली और समावेशक प्रतिनिधित्व के विषय से भी जुड़ी हुई है। इवन दो डायरेक्टली उसका रिलेशन नहीं दिख पाता हमको, लेकिन इनडायरेक्टली यह इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई भी जो सोशल ग्रुप है, खासकर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के जो लोग हैं, सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, राजनीतिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, या आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, आप सब लोगों को यह गार्ड बांध के रख लेना पड़ेगा, हम सब लोगों को गार्ड बांध के रख लेना पड़ेगा कि जब तक अगर हम इस कोऑर्डिनेशन के लेवल पे काम नहीं करेंगे तो हम जितना भी संघर्ष करेंगे वो हमारा कहीं ना कहीं इररिलेवेंस में चला जाएगा, उसके ऊपर कोई ज्यादा नतीजा ही नहीं आएगा। और इस परिणाम यह भी होगा कि जो हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो भी एनर्जी व्यर्थ जाएगी। आप सब लोगों को पता होगा कि पहले हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, सामाजिक डिस्कोर्स में, इकोनॉमिक डिस्कोर्स में पहले रिजर्वेशन इन प्राइवेटाइजेशन या रिप्रेजेंटेशन इन प्राइवेटाइजेशन, इसकी भी बहुत कुछ चर्चा चलती थी। आज उसका कोई नामो निशानी नहीं दिखाई देता। उसका नतीजा ये हुआ कि हमने भी उसके ऊपर तवज्जो छोड़ दी है, वो डिस्कोर्स ही नहीं करते हैं, और साथ में मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स तो उसको भूल ही गया है। और इसीलिए हम सब लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम ये जो छोटी छोटी जो चीजें पहले जो करते आ रहे थे, ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के जो अलग अलग संगठन इस तरीके से अपनी मेहनत से पूरा जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे थे और कर रहे हैं, अगर इनको सार्थक रूप से हमको अगर लाना है तो मुझे ऐसा लगता है, हाइपोथेटिकली है सही, लेकिन मुझे यह लगता है कि इनमें बेटर कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू हैव इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन। विदाउट दैट whatever we have been doing it may go in vain। और इसीलिए मैं इस मौके पे आप सब लोगों के साथ में एक चीज शेयर करना चाहता हूं। वो कौन सी चीज है? वो चीज है 3A's का प्रिंसिपल या 3A's का एक कोऑर्डिनेशन। कौन सा? आप सब लोगों को पता है कि हमारे खासकर वो तबके जो मार्जिनलाइज रहे हैं, ऐसे तबकों से आने वाले जो सारे जो लोग हैं, जिन्होंने अभी जो अस्तित्व में जो प्रतिनिधित्व के जो प्रावधान है उनका लाभ लेते हुए, और आप सब लोगों को पता है कि ये जो प्रतिनिधित्व जो थोड़ा बहुत मिला हुआ है वो हमारे महापुरुषों के त्याग और बलिदान के कारण है। ये ऐसा ही नहीं मिला हुआ है, आप सब लोग इस बात से परिचित है। मैं भी आप लोगों के सामने जो बात कर रहा हूं और जिस पद पे हूं उसके पीछे भी महापुरुषों के त्याग और बलिदान का ही नतीजा है कि हम सब लोग यहां तक आए हुए हैं। तो ये सारे जो इस प्रावधान के कारण जो लोग और जो एक तबका अभी आया हुआ है, तो ये तबका कौन है
और ये ऐसा तबका है जो बाबा साहब के कहे मुताबिक जो समाज को लीडरशिप या समाज को एक नई दिशा देता है, उसी के समाज फॉलो करता है। और इनमें अगर बेटर कोऑर्डिनेशन न हो तो वो जो होना चाहिए वो होते हुए हमको कई बार दिखाई नहीं देता। क्या है ये? पहले तो चीज ये है, ये कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन तीन चीजों के बीच में होना चाहिए। पहला कौन सा है? मैंने जैसे इसके पहले भी किसी पटल पे शायद बताया हुआ था। पहला ये है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स का मतलब यह है कि हम या जो भी जो लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, या लिखे पढ़े जो लोग हैं, या पढ़े लिखे जो लोग हैं, या लिखे पढ़े जो लोग हैं, जो आप उसको कहना चाहे, इन लोगों का जो वर्ग है, ये लोग अगर मान के चलो एक एक्सक्लूसिव क्लब बना के रहते हैं, एक इलिटिज्म बना के रखते हैं, ये अगर हम ये सोचते हैं कि मैंने अगर सारी नॉलेज ले लिया, मैंने अगर सारी पुस्तकें पढ़ ली, मैंने डिग्री ले ली, मैं इतना पढ़ा हुआ हूं, मेरी ही सारी चीजें बात माननी चाहिए, मैं ही सारा सिद्धांत जानता हूं, मेरी ही चीजें माननी चाहिए, बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमें इस प्रेजुडाइज से बाहर आना पड़ेगा। जितने जल्दी आ सकते हैं उतने जल्दी ग्राउंड पे आना पड़ेगा। ग्राउंड का आना पड़ेगा मतलब हमको समझना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज होती नहीं है। समझदारी अलग चीज होती है, आपको ज्ञान होना अलग चीज होती है। आप सब लोग इस बात से सहमत हैं। और इसीलिए हम सब लोगों को यह समझना पड़ेगा कि अगर मैंने कोई साहब बन गया, मैंने कोई डिग्री ले ली, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारी की सारी समझदारी हमको ही आ गई, सारा का सारा नॉलेज मुझे पता है, तो सारा का सारा चीजें मुझे ही पता है। तो एकेडमिक्स में होने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को, हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि हमको उन लोगों के साथ में जो कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, जो दूसरे दो एज है। दूसरे एज कौन से हैं? दूसरा ए है आपका, एक हो गया एकेडमिक्स, दूसरा ए कौन सा है? दूसरा है एक्टिविज्म करने वाला। एक्टिविज्म करने वाले लोग यानी एजिटेट करने वाले जो लोग हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर लड़ने वाले लोग, ग्राउंड पे काम करने वाले लोग, जो किसी भी क्षेत्र में काम क्यों ना करे, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में काम करे, आर्थिक क्षेत्र में काम करे, पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करे, और वैचारिक पातळी पे काम करे, ये लोगों का तबका जो एजिटेट कर रहे हैं, एक्टिविज्म कर रहे हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इन लोगों का जो तबका है, इन लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन। और तीसरा एक क्या है? तीसरा ये है आपका एक्शन। यानी कुछ लोग जो हैं, जो इन प्रावधानों के कारण जिन लोगों ने लाभ लिया और जो एक्शन मोड में हैं, एक्शन लेने के पोजीशन में हैं, उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना। और अगर इन तीनों एज में अगर कोऑर्डिनेशन कुछ हो पाता है, तो मुझे उम्मीद है कि हम बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए, या जितने भी ऐसे जो कम्युनिटीज है जिनको ऐसा लगता है कि उनकी डाइवर्सिटी का पॉलिटिकल सिस्टम में उतना प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये जो लोग हैं इस कोऑर्डिनेशन के बदौलत अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए साथियों, एकेडमिक्स का, एक्टिविज्म का और एक्शन का आपस में समन्वयन होना अति आवश्यक है। ये समन्वयन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन होना ये जरूरी है। और साथ में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों चीजों का कोऑर्डिनेशन होना उतना ही जरूरी है। और इसी के कारण मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि हम जो छोटी छोटी लेवल पे, अलग अलग लेवल पे जो काम कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए जो काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्कृति के लिए जो काम कर रहे हैं, समतावादी आंदोलन के लिए जो काम कर रहे हैं, समतावादी विचारों को देखने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर हम इस प्रकार का कुछ कोऑर्डिनेशन हम कर पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रभावशाली और समावेशक प्रतिनिधित्व की जो बात हम करते हैं, वो लाने में हमको मदद हो सकती है। और साथियों, अगर हमको सही में ये लगता है कि इस तरीके का प्रतिनिधित्व अगर हम सही में इस देश में लाने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं, और हमको ऐसा लगता है कि लाना जरूरी है, ताकि जो हाइपोथेटिकल या सच्चाई में जिस तरीके से आप देखना चाहे, अगर इस तरीके की अथॉरिटेरियन या हुकुमशाही वाली जो प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं हमको दिखाई देती है, या आपको ऐसा लगता है कि दिखाई देती है, तो ऐसी स्थिति में इस मैकेनिज्म के आधार पर आप उसको चेक कर सकते हैं और एक संवैधानिक जो संस्कृति है वो समाज में आप ला सकते हैं, और हम इसके लिए कोशिश करते हुए ला सकते हैं। साथियों, मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी जो चीजें हैं आप लोगों के साथ में और भी मैं शेयर कर सकता हूं, लेकिन चूंकि ये एक विशेष
एक विशेष को संबंधित ही चीज़ें थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता है और मुझे उसके ऊपर पुनरावृत्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो चीज़ें अभी सुनी, वो चीज़ों को अगर हम ध्यान से पढ़ें, हालांकि मैंने बहुत सी चीज़ें बताई होंगी और वो इंटरलिंक्ड है, अगर उसको थोड़ा सा और ठंडे दिमाग से अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही इंटरलिंक चीज़ें हैं, बहुत ही महीन चीज़ें हैं, बहुत ही सटल चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को समझने के लिए हमको अपने ऊपर एक संवेदनशील संवैधानिक संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति बनते हुए हमको उसको समझना पड़ेगा और उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मुझे आप लोगों ने और इस बहुजन संगठक के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होने के लिए जो मुझे मौका दिया गया, आज इस पटल पे के माध्यम से आप लोगों से मैं कुछ रूबरू हुआ, अपने कुछ विचार रखा, इसके लिए आप लोगों ने जो मुझे मौका दिया है उसके लिए मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ। और खासकर बहुजन संगठक के जो जितने भी टीम है उन लोगों को भी मैं हार्दिक रूप से शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ और साथ में मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करता हूँ। आप लोगों ने मौका दिया, मुझे कुछ दो बातें बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। जय भीम, नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।